वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस एपिसोड से सभी नाम चेंज है क्योंकि मेरे पहले वाला वीडियो का ड्राफ्ट डिलीट हो गया है, इसलिए मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। मैं आप सभी को शुरू से नॉवेल सुनने को कहूंगा। जो मैंने नाम चेंज किया है उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जाकर देख ले। एफआर आप सभी लोगों को स्टोरी समझ में आएगा। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। बस कर, वरना मैं जोया को बता दूंगा। लक्ष्य ने बिना जरा भी दिलचस्पी दिखाए चेतावनी दी। कितना बोरिंग लड़का। नंदिनी तिरस्कार के साथ अपनी सीट पर वापस खिसक गई। वे नॉर्थहैम्पटन सेंटर नाम की एक बिल्डिंग में पहुंचे। ये नॉर्थहैम्पटन की सबसे चहल पहल वाली और आइकॉनिक बिल्डिंग थी। नॉर्थहैम्पटन सेंटर के सबसे ऊपरी लेवल पर एक रिवॉल्विंग रेस्तरां था। ये नॉर्थहैम्पटन के सबसे शानदार रेस्तरां में से एक था, जो अपने मिशेलिन 3 स्टार शेफ्स और अपनी बेतहाशा कीमतों के लिए मशहूर था। एक साधारण मील की कीमत आसानी से 1 लाख से ज्यादा हो सकती थी, और ये वॉक इन ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं था। जो कोई भी इस रेस्तरां में खाना चाहता था, उसे 1 महीने पहले रिजर्वेशन करना पड़ता था, जिसमें 50,000 की डिपॉजिट देनी होती थी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजर्वेशन खुलते ही 1 मिनट से भी कम समय में सीट्स बुक हो जाती थी। इस रेस्तरां में सीट पाने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था। यहाँ खाने वाले ज्यादातर अमीर बिजनेसमैन और मशहूर सुपरस्टार्स होते थे। अगर कोई भाग्यशाली रिजर्वेशन पा लेता तो रेस्तरां एक सोने का डाइनिंग कार्ड भेजता था। इस रेस्तरां में खाना खाना स्टेटस का प्रतीक माना जाता था। तुम मुझे नॉर्थहैम्पटन सेंटर क्यों लाए, लक्ष्य? मुझे पता है तुम जोया के बर्थडे के लिए कोई नेकलेस ढूंढने नहीं आए हो। नंदिनी ने सिर हिलाकर पूछा। क्या तुम रिवॉल्विंग रेस्तरां में रिजर्वेशन कराने आए हो? तू एक स्मार्ट लड़की है। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। मुझे पता है तुम उन लड़कों में से नहीं हो जो नेकलेस जैसी बोरिंग चीजें चुनते हैं। नंदिनी ने लक्ष्य को आंख मारी। क्यों न इसे कुछ रोमांटिक और खास बनाए? लेकिन अचानक वो सतर्क हो गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये रेस्तरां सिर्फ 1 महीने पहले रिजर्वेशन लेता है और इसके लिए 50,000 डिपॉजिट देना पड़ता है? ओह, सचमुच? मुझे नहीं पता था कि उनके ऐसे नियम हैं। लक्ष्य हैरान थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि ये एक मशहूर रेस्तरां है और कुछ नहीं। इन अजीब नियमों का तो जिक्र ही नहीं। मुझे उनके नियम पता है क्योंकि इस रेस्तरां का मालिक मेरे एक क्लासमेट का पिता है। उसने मुझे पहले कई बार यहाँ बुलाया था, नंदिनी ने समझाया। लक्ष्य ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने उसका न्योता स्वीकार नहीं किया। लक्ष्य, नंदिनी को डर था कि लक्ष्य गलत न समझ ले। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सिर्फ इसलिए किसी लड़के के साथ चली जाए क्योंकि वो उन्हें किसी शानदार रेस्तरां में ले जाता है। तुम मुझे सफाई क्यों दे रही हो? लक्ष्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जल्दी करो, हमें अब रेस्तरां पहुंचना है। मुझे उनके नियमों की परवाह नहीं। लक्ष्य और नंदिनी नॉर्थहैम्पटन सेंटर में पहुंचे। रिवॉल्विंग रेस्तरां बिल्डिंग के 88वें लेवल पर था। जैसे ही लक्ष्य और नंदिनी रेस्तरां में पहुंचे, प्रवेश द्वार पर 8 सर्वर खड़े थे। क्या आप हमें अपना डाइनिंग कार्ड दिखाएंगे? सर्वरों को लगा कि लक्ष्य और नंदिनी यहाँ खाने आए हैं। नहीं, लक्ष्य ने सिर हिलाया। हम यहाँ रिजर्वेशन करने आए हैं। मैं 3 तारीख को, यानी परसों, पूरा रेस्तरां रिजर्व करना चाहता हूँ। नंदिनी मंत्रमुग्ध होकर लक्ष्य को देख रही थी। कितना साहसी बयान। पूरा रेस्तरां रिजर्व करना? मुझे खेद है, सर। शायद आपको हमारे यहाँ के नियमों का पता नहीं, सर्वर ने धैर्य से समझाया। हम सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 महीने पहले रिजर्वेशन स्वीकार करते हैं, वरना आपको हमारे रेस्तरां में प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना मैंने अभी क्या कहा? लक्ष्य ने सिगरेट जलाई। मैंने कहा कि मैं परसों पूरा रेस्तरां रिजर्व करने जा रहा हूँ। खांसी, खांसी, खांसी। लक्ष्य की सिगरेट्स वॉर जोन सिगरेट्स थी। ये एक खास तरह की सिगरेट्स थी जिनमें तंबाकू की तेज गंध थी। सिर्फ एक कश से पूरा रेस्तरां उसकी घास जैसी गंध से भर गया, जिसे कई लोगों ने सस्ते तंबाकू ब्रांड्स की गंध समझ लिया। और तो और, लक्ष्य ने आज जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल भी शानदार नहीं थे।
सर्वरों ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि पूरा रेस्तरां रिजर्व करने में कितना खर्च होगा? ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगा। सही कहा। यहाँ से निकलो। ये जगह तुम जैसे कंगालों के लिए नहीं है। हमारे सारे मेहमान अमीर और मशहूर लोग हैं। तुम अपनी तुलना उनसे करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लक्ष्य ने एक और कश लिया और उदासीनता से पूछा, तुम्हारा पूरा रेस्तरां रिजर्व करने में कितना खर्च आएगा? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पूरे रेस्तरां को रिजर्व करने में कम से कम 50 लाख लगेंगे। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? आह! सर्वर जोर से हंसे जब उन्होंने लक्ष्य की आंखों में हैरानी देखी। लक्ष्य ने अपनी सिगरेट खत्म की और उसे बुझा दिया। तो बस इतना चाहिए पूरे रेस्तरां को रिजर्व करने के लिए? सिर्फ 50 लाख? लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए 50 लाख तो चुटकी बजाने जैसा है। अपने आप को बड़ा शख्स मत समझ, जब तुम कुछ हो ही नहीं। सर्वरों ने तंज कसा, देखो, तुम क्या सस्ती चीजें पी रहे हो। तुम इससे बेहतर कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये घटिया, गंदी, 10 रुपए की सिगरेट। जब लक्ष्य अपना वॉलेट निकालकर रिजर्वेशन के लिए पैसे रखने वाला था, तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, नॉर्थहैम्पटन सेंटर में हंगामा करने वाला कौन है? लक्ष्य को लगा कि उनके पीछे कुछ साए इकट्ठा हो गए। आवाज एक युवक की थी, जो पूरी तरह वर्साचे के कपड़ों में था। कलाई पर रोलेक्स सबमरीनर थी। यहाँ तक कि उसके जूते भी विदेश से कस्टम मेड थे। ये सब मिलकर किसी आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा थे। वो शख्स था राहुल जार्विस, जिसके पिता इस रेस्तरां के मालिक थे। राहुल नंदिनी का यूनिवर्सिटी में सीनियर भी था। युवराज की तुलना में राहुल का परिवार युवराज के परिवार से कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर था। उसकी ड्रेसिंग और करिश्मे से ये तुरंत जाहिर हो जाता था। राहुल एक प्लेबॉय था, जो अलग अलग औरतों के साथ अफेयर्स के लिए मशहूर था, और उसकी ताज़ा जीत एक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो, नंदिनी? राहुल की आंखें चमक उठीं जब उसने लक्ष्य के पीछे खड़ी नंदिनी को देखा। हेलो, राहुल। मैं यहाँ रिजर्वेशन करने आई हूँ, नंदिनी ने तनाव के साथ कहा। राहुल ने कई बार उसे बहुत ज्यादा शौक के साथ वो करने की कोशिश की थी। थप्पड़। नंदिनी की बात सुनने के बाद राहुल ने अपने बगल में खड़े सर्वर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मेरी सबसे प्यारी क्लासमेट है? मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत उसका रिजर्वेशन प्रोसेस करो। राहुल ने अपने सर्वरों पर चिल्लाया। लेकिन सर, रिजर्वेशन करने वाला आपकी क्लासमेट नहीं है, सर्वर ने कमजोर आवाज में कहा। ये शख्स था जो पूरे रेस्तरां को एक दिन के लिए रिजर्व करना चाहता था। ये कौन है, नंदिनी? राहुल ने लक्ष्य को उत्सुकता से देखा जब उसने अपने सर्वर की बात सुनी। मैं। लक्ष्य अपना इरादा जाहिर करने वाला था कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ, राहुल। उसकी बात ने लक्ष्य को फिर से झुरझुरी दे दी। नंदिनी ने लक्ष्य को और कसकर पकड़ा, अपने शरीर को उसके खिलाफ दबाते हुए। राहुल को नंदिनी का ये प्यार भरा प्रदर्शन देखकर गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा उसे पागल कर रहा था। तो नंदिनी का बॉयफ्रेंड है? उसने ऐसे भिखारी जैसे लड़के पर नजरें क्यों टिकाईं? क्या वो सड़कों पर भीख मांगने वालों जैसा नहीं लगता? मजाक कर रही हो, नंदिनी? राहुल ने अपने गुस्से को दबाया और जबरदस्ती मुस्कान निकाली। तुमने सड़क से किसी भिखारी को उठाकर बॉयफ्रेंड क्यों बना लिया? क्या तुम मुझसे बचने के लिए इतना कुछ कर रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं, राहुल? नंदिनी ने पलटकर जवाब दिया। हमने कल रात एक ही जगह पर रुके थे, है ना? लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि ये सच था कि उन्होंने पिछले रात एक ही जगह पर रुके थे। उन्हें नहीं पता था कि लोग इसे अलग तरह से समझेंगे। ये ऐसा था जैसे कहना कि लक्ष्य और नंदिनी एक ही बिस्तर पर सोए थे। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, नंदिनी। राहुल गुस्से से चिल्लाया। तुम उसकी मीठी बातों में कैसे बह गई? ये जानकर दुख होता है कि तुम इतनी ढीली और घिनौनी औरत हो, जो ऐसे भिखारियों के साथ सोती हो। उसकी बातों ने लक्ष्य को ठंडी,
सख्त नजरों से घूरने पर मजबूर किया। तुमने अभी क्या कहा? फिर से बोल। मेरी प्यारी पत्नी की कजिन का अपमान करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? नंदिनी ने देखा कि लक्ष्य भड़कने वाला है, तो उसने जल्दी से माहौल शांत किया। ठीक है, हम यहाँ जो करने आए हैं, उसे न भूलें। हम रिजर्वेशन के लिए आए हैं। नंदिनी ने राहुल की ओर मुड़कर कहा, हम परसों पूरा रेस्तरां रिजर्व करना चाहते हैं। राहुल, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं हो सकता। हम सिर्फ 1 महीने पहले वेबसाइट पर रिजर्वेशन लेते हैं और पूरा रेस्तरां रिजर्व करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राहुल ने अपनी उंगली पर सोने की अंगूठी छुई और तंज कसा। अगर मैं कीमत दोगुनी करके 100 लाख कर दूं तो? लक्ष्य ने सुझाव दिया। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है? राहुल ने सुनकर शातिर मुस्कान दी, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो पलटकर बोला, ऐसा करते हैं, मैं अपने रेस्तरां में एक नया नियम जोड़ता हूँ। मैं इन दोनों और कुत्तों को अपने रेस्तरां में घुसने से मना करता हूँ। सर, आपका मतलब है कि हम इन दोनों और कुत्तों को छोड़कर किसी भी मेहमान को स्वीकार करेंगे? उसके आदमियों ने जानबूझकर सवाल दोहराया ताकि लक्ष्य और नंदिनी की बेइज्जती हो। बिल्कुल, राहुल ने ठंडी हंसी हंसी। सीधे शब्दों में, हमारे रेस्तरां में 3 कुत्तों का प्रवेश वर्जित होगा। यहाँ तक कि नंदिनी, जिसे वो पहले अपनी देवी मानता था, अब राहुल की नजरों में एक नीच औरत बन चुकी थी। उसकी बातों ने नंदिनी को गुस्सा दिला दिया और उसने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है, राहुल? तुम ये सब सिर्फ अपनी हताशा निकालने और हमारी बेइज्जती करने के लिए कर रहे हो, है ना? तो क्या अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ? ये रेस्तरां मेरे पिताजी का है और मुझे पूरा हक है कि मैं तय करूं कि हमारे मेहमान कौन होंगे। मैं तुम दोनों को अपने रेस्तरां से बाहर रखने के लिए दृढ़ हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? राहुल ने नंदिनी के पैर पर थूक दिया। तुम? नंदिनी गुस्से से उबल पड़ी। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि राहुल से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं, जिसका परिवार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लक्ष्य ने राहुल को शांत नजरों से देखा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा रिजर्वेशन ले रहे हो? मेरी लाश पर। मैं तुम दोनों को अपने रेस्तरां में कभी नहीं घुसने दूंगा। राहुल ने दृढ़ता से मना किया, कभी नहीं। लक्ष्य ने बस अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं नॉर्थहैम्पटन सेंटर के रिवॉल्विंग रेस्तरां को टेक ओवर करना चाहता हूँ और मुझे 10 मिनट में एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लक्ष्य की फोन पर बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। नंदिनी को भी इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो सिर नहीं उठा पाई। लक्ष्य का ऐसा कहना पूरी तरह से बेतुका था। राहुल का परिवार नॉर्थहैम्पटन में एक बेहद सफल फूड एंड बेवरेज बिजनेस एम्पायर चलाता था, जिसके आउटलेट्स पूरे शहर में फैले थे। वो बबलू और कालिया जैसे सड़क छाप गुंडों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये सोचना कि लक्ष्य 10 मिनट में रेस्तरां खरीद सकता है, अकल्पनीय था। हाँ, ये इतना हास्यास्पद है कि मैं हंसते हंसते मर गया। क्या किसी ने अभी कहा कि वो हमारे बिजनेस एम्पायर का रत्न 10 मिनट में खरीद लेगा? क्या मजाक है। राहुल और उसके लोग हंस रहे थे। उन्हें लक्ष्य हास्यास्पद और बेवकूफ लग रहा था, जैसे कोई मूर्ख। सर्वर भी लक्ष्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मंदबुद्धि हो। उन्होंने अपने रेस्तरां में बार बार खाने आने वाले सुपररिच और लिस्ट सुपरस्टार्स को देखा था। यहाँ तक कि वो भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करते थे। चलो, यहाँ से निकलते हैं। लक्ष्य। नंदिनी ने लक्ष्य की शर्ट खींची और धीमी आवाज में कहा, हमारे पास चुनने के लिए और ढेर सारे रेस्तरां है। नहीं, मैंने इस रेस्तरां पर नजर टिका ली है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्य ने जोर देकर कहा, जब उन्होंने मेरा रिजर्वेशन लेने से मना कर दिया, तो मैं इसे खरीद लूंगा और अपना बना लूंगा। हाँ, ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। राहुल ने नाटकीय ढंग से अपना हाथ उठाया और अपनी घड़ी देखी। तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए 5 मिनट बचे हैं। 8 मिनट बीतने पर लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। अच्छी तरह प्रेस्ड सूट में कुछ लोग लक्ष्य के पास आए और विनम्रता से बोले, ये वो एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मांगा था, मिस्टर गुप्ता। कृपया इसे देखें।
उनकी बातों ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। नंदिनी अविश्वास में काँप रही थी। क्या ये सच है कि लक्ष्य वाकई रेस्तरां खरीद रहा है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय होगा। वाह, मैं तुम्हारी दक्षता से प्रभावित हूँ। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साथ लाए हो, है ना? राहुल ने सामने के दृश्य पर तंज कसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मेरे पिताजी इसे साइन करेंगे? ये तो बहुत मजेदार है। उसी वक्त राहुल का मोबाइल फोन बजा। क्या हुआ, पिताजी? हाँ, मैं अभी नॉर्थहैम्पटन सेंटर में हूँ। राहुल को अपने पिता से कॉल की उम्मीद नहीं थी। तू बेवकूफ बुद्धू! सुरेश जार्विस गुस्से से फट पड़ रहे थे। उन्होंने फोन पर अपने बेटे को लताड़ा। क्या तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? तूने उसका विरोध कैसे कर दिया? अब तूने हमारा पूरा रिवॉल्विंग रेस्तरां गवा दिया। वो चला गया। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल ने तंज कसा। वो तो बस एक निकम्मा है जो मुझे किसी भिखारी जैसा लगा। तुझे क्या पता? वो हमारी लीग से कहीं ऊपर है और ऐसा शख्स नहीं जिससे हम पंगा ले सकें। मैं चाहता हूं कि तू तुरंत उसके सामने घुटने टेके और माफी मांगे, वरना तू कल तक जीवित नहीं रहेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, बेटा। मैंने रिवॉल्विंग रेस्तरां पहले ही बेच दिया है और ये सब तुझकी वजह से हुआ कि मुझे रेस्तरां गंवाना पड़ा। जब तू घर आएगा, मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। राहुल का चेहरा अपने पिता की इस जोरदार डांट सुनकर पीला पड़ गया। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब ये मजाक नहीं रहा। इस लड़के ने सचमुच 10 मिनट में रेस्तरां खरीद लिया। राहुल ने सावधानी से लक्ष्य की ओर देखा। इस बीच लक्ष्य और नंदिनी कॉन्ट्रैक्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसे देख रहे थे। लक्ष्य ने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और अब वो आधिकारिक तौर पर रेस्तरां का मालिक बन गया। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही रेस्तरां से लोगों का झुंड बाहर निकला। झुंड का नेतृत्व कर रहा था नवीन, रेस्तरां का जनरल मैनेजर। वो लक्ष्य के पास दौड़ा और शानदार मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर गुप्ता। आप अब रेस्तरां के एकमात्र बॉस हैं। इधर से प्लीज, बॉस। इधर से प्लीज, बॉस। उसके पीछे खड़े बाकी स्टाफ ने एक साथ गूंजते हुए कहा। राहुल सिर्फ स्तब्ध आंखों से देख सकता था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मेरे परिवार का रेस्तरां अब किसी और का हो गया? सिर्फ 10 मिनट में? रुको, लक्ष्य ने नवीन को हाथ से इशारा किया। अभी कुछ अधूरा काम बाकी है। उसने राहुल की ओर नजरें घुमाई। क्या तुमने अभी नंदिनी को नीच औरत कहकर और उस पर थूककर उसका अपमान नहीं किया? मैं चाहता हूं कि तू घुटनों पर बैठे और फर्श पर अपने थूको चाटकर साफ करे। फर्श बिल्कुल चमकना चाहिए, तब मैं तुझे जाने दूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है जो मुझसे घुटने टेकने और माफी मांगने को कह रहा है? राहुल ने लक्ष्य पर पलटकर हमला बोला। नॉर्थहैम्पटन में अपने घमंड के लिए मशहूर राहुल को लक्ष्य से कोई डर नहीं था। आह! लक्ष्य ने इतनी तेजी से राहुल की उंगली पकड़ी कि राहुल को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लक्ष्य ने उसकी उंगली को लगभग 90 डिग्री तक पीछे मोड़ दिया। खटाक! लक्ष्य ने थोड़ा और दबाव डाला और उसकी उंगली टूट गई। हवा में टूटने की आवाज गूंजी और हर किसी को डरा दिया। धम! लक्ष्य ने अपना पैर आगे बढ़ाया और राहुल को फर्श पर धकेल दिया। खटाक! एक और टूटने की आवाज ने हवा को हिलाया। राहुल का घुटना टूट गया जब वो लक्ष्य और नंदिनी के सामने जमीन पर गिरा। धप! लक्ष्य ने राहुल के चेहरे के एक तरफ अपना पैर रखा, दूसरा हिस्सा फर्श पर दबा हुआ था। मैं चाहता हूं कि तू माफी मांगे और अपना थूक चाट ले, लक्ष्य ने बेरमी से हुक्म दिया। राहुल के चेहरे पर उसका पैर इतना दर्द दे रहा था कि उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। ये राहुल की जिंदगी का सबसे कष्टदायी दर्द था। उसे यकीन था कि वो इसे फिर कभी नहीं झेलना चाहेगा। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। राहुल आखिरकार झुक गया। मुझे माफ करें, मिस रॉजर्स। प्लीज मुझे माफ करें। राहुल ने न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि हर किसी की भयभीत नजरों के सामने अपना थूक चाटकर साफ भी किया। ये दृश्य उन लोगों के लिए इतना घिनौना था
जो चौड़ी आंखों से देख रहे थे। वो पूरी तरह सदमे में थे। ये सोचकर उन्हें हैरानी हुई कि कभी गर्वीला और घमंडी राहुल जार्विस इतने शर्मनाक काम तक झुकेगा। जिसे वो लक्ष्य गुप्ता कहते थे, वो नरक की तरह बेरहम था। नंदिनी का दिल इतनी जोर से और तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो तनाव से फट जाएगा। नंदिनी के दोस्तों के ग्रुप में राहुल सबसे बड़ा लीडर था, लेकिन अब वो नंदिनी की नज़रों में एक चूहे जैसा लग रहा था, जो फर्श पर अपनी नाक रगड़ रहा था, जैसे कोई चूहा बचे हुए टुकड़ों को चबा रहा हो। लक्ष्य तो बस कमाल है। उसकी वीरता ने नंदिनी को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। वो चाहती थी कि वहां कोई न हो, ताकि वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से गले लगा ले। राहुल को कुछ लोगों को बुलाकर ले जाने का हुक्म देने के बाद लक्ष्य और नंदिनी रिवॉल्विंग रेस्तरां में दाखिल हुए। तुम्हारे कामों में कोई बदलाव नहीं होगा और सब अपनी नौकरी रख सकते हैं। मुझे यकीन है तुम लोग जानते हो कि मैं परसों एक भोज आयोजित कर रहा हूँ। लक्ष्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम लोग मेरे लिए अच्छा काम करते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर दूंगा। उनके शब्द रेस्तरां के सारे स्टाफ के लिए एक बड़ा हौसला थे। लक्ष्य ने स्टाफ को अपनी जरूरतें बताने के बाद वो और नंदिनी लंच के लिए रुक गए। काश कोई लड़का मेरे बर्थडे के लिए भी यहाँ भोज आयोजित करता, नंदिनी ने उत्साह से कहा। मैं जरूर उसकी पूरी जिंदगी कद्र करती। लक्ष्य ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बात बदल दी। अब जब हमारे पास बर्थडे भोज के लिए जगह है तो बर्थडे गिफ्ट चुनने का वक्त है। हूँ? नंदिनी चौंकी। हमें अभी भी गिफ्ट ढूंढना है? बस मेरे साथ आ। लक्ष्य नंदिनी को नॉर्थहैम्प्टन सेंटर में एक रियल एस्टेट एजेंसी में ले गया। क्या ये बेव्यू गार्डन्स की रियल एस्टेट एजेंसी नहीं है? नंदिनी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? लक्ष्य, बेव्यू गार्डन अपटाउन डिस्ट्रिक्ट का सबसे पॉपुलर पड़ोस था। इसके अपार्टमेंट्स की न्यूनतम कीमत 70,000 से शुरू होती थी। इसकी प्रीमियम लोकेशन की वजह से बेव्यू गार्डन में प्रति स्क्वायर फुट सबसे ज्यादा कीमत थी। इसके अपार्टमेंट्स की मांग कीमत करोड़ों में थी। यही जगह है, नंदिनी। चलो अंदर। ऑफिस में बहुत कम लोग थे, क्योंकि ये एक हाई एंड प्रॉपर्टी थी जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते थे। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुए, एक महिला सेल्स एग्जीक्यूटिव तुरंत उनका स्वागत करने आई। लेकिन जब उसने देखा कि लक्ष्य ने कैसे कपड़े पहने हैं तो उसका उत्साह कम हो गया। इसके अलावा वो आम तौर पर मिलने वाले मिडिल एज्ड खरीदारों की तुलना में काफी युवा लग रहा था। लक्ष्य में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे यकीन दिलाए कि वो बेव्यू गार्डन जैसी महंगी प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है। सर, क्या आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेना चाहते हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव ने हल्के तिरस्कार के साथ पूछा। क्या तुम्हें पता है कि ये बेव्यू गार्डन का एक्सक्लूसिव सेल्स ऑफिस है? यहाँ अपार्टमेंट किराए पर लेने की जगह नहीं है। उसने बेसब्री से उन्हें टाल दिया। तुम जैसे नौजवानों के लिए ये अफोर्ड करने लायक नहीं है। बेव्यू गार्डन में अपार्टमेंट किराए पर लेने में महीने का 10,000 से ज्यादा लगेगा। खरीदने की तो बात ही छोड़ो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि कहीं और जाओ। तुमने मेरे यहाँ आने का मकसद गलत समझा। मैं अपार्टमेंट किराए पर लेने नहीं, खरीदने आया हूँ। लक्ष्य ने उसे सख्ती से डांटा। क्या तुमने कहा कि तुम बेव्यू गार्डन में अपार्टमेंट खरीदने आए हो? सेल्स एग्जीक्यूटिव रीना ने तिरछी नजरों से लक्ष्य को सिर से पांव तक देखा। उसके साथ आई सुंदर लड़की को छोड़कर वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था जो इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद सके। क्या तुम्हें पता है कि बेव्यू गार्डन में अपार्टमेंट खरीदने में कितना खर्च आएगा? उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। यहाँ सबसे सस्ते अपार्टमेंट्स की कीमत 70,000 प्रति स्क्वायर मीटर है। हमारे पास बिक्री के लिए अपार्टमेंट्स की रेंज 85,000 प्रति स्क्वायर मीटर से 1 लाख प्रति स्क्वायर मीटर तक है। इनमें से कोई भी आसानी से 2 से 3 करोड़ का हो सकता है। तुम इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे अफोर्ड कर सकते हो? उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या मतलब हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते? तुम हमें नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करती हो? नंदिनी ने तीखा जवाब दिया। सच बात करें, तुम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे अफोर्ड कर सकते हो? रीना ने पीछे हटने से इनकार किया और चिल्लाकर जवाब दिया। तुम्हारे इस भिखारी जैसे लुक से तो अंधा भी बता देगा।
उनकी जोरदार बहस ने अवांछित नजरों का ध्यान खींचा, जो उत्सुकता के साथ देखने आए। झुंड का नेतृत्व एक महिला कर रही थी, जो पूरी तरह काले बिजनेस सूट में थी, स्कर्ट और जैकेट में। उसकी लंबी, पतली टांगें काले लेस स्टॉकिंग्स में बेहद आकर्षक लग रही थी। उसका सुडौल फिगर गर्मी छलक रहा था, और उसका भरा हुआ सीना सांस लेते वक्त ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ आने वाले पुरुष उसकी सुंदर चेहरे और आकर्षक बॉडी से नजरें नहीं हटा पाते थे। वो महिला थी किरण, बेव्यू गार्डन रियल एस्टेट एजेंसी की जनरल मैनेजर। यहाँ क्या हो रहा है, रीना? किरण ने हैरानी भरी नजरों से रीना के पास आकर पूछा। ये कपल यहाँ हंगामा करने की कोशिश कर रहा है, किरण। रीना ने लक्ष्य और नंदिनी को कड़ी नजरों से देखा। वे ये जानते हुए भी जाने से मना कर रहे हैं कि वे हमारी प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते। क्या तुम लक्ष्य गुप्ता नहीं हो? किरण लक्ष्य को देखकर हैरान रह गई। लक्ष्य ने भी किरण को पहचान लिया। किरण उनकी हाई स्कूल की सहपाठी थी। स्कूल में वो सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, जिसके पीछे ढेर सारे दीवाने थे। किरण ने अतीत में लक्ष्य को प्रपोज किया था, लेकिन लक्ष्य ने उसे ठुकरा दिया था। हाई स्कूल के बाद किरण एक सामान्य यूनिवर्सिटी में गई और लक्ष्य से उसका संपर्क टूट गया, लेकिन वो लक्ष्य की खबरों से अपडेट रहती थी। जब उसे लक्ष्य की जेल की सजा के बारे में पता चला, तो वो उनके ठुकराने के लिए खास तौर पर आभारी थी। अगर हम तब साथ होते तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होती। अब उन्हें सामने देखकर मेरे मन में मिलीजुली भावनाएं हैं, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित हूँ। आखिरकार मुझे लक्ष्य के सामने अपनी उपलब्धियां दिखाने का मौका मिला है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें मुझे ठुकराने का पछतावा हो। तुम जेल से कब छूटे? किरण ने पूछा। 2 हफ्ते पहले, लक्ष्य ने जवाब दिया। हाय, तुम तो कभी नॉर्थहैम्प्टन के बिजनेस वर्ल्ड में सबसे उभरता सितारा थे। कितना अफसोस कि तुम्हें जेल जाना पड़ा, वरना शायद तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक होते। मुझे याद है मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, क्योंकि तुम इतने शानदार और असाधारण थे, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। सोच रही हूँ, अगर मैं अब फिर से प्रपोज करूं, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? किरण ने अफसोस जताया। क्या? तुम अब एक शानदार इंसान हो, मैनेजर। तुम बेव्यू गार्डन रियल एस्टेट एजेंसी की मैनेजर हो, साथ ही टॉप सेल्स एजेंट। तुम साल में लाखों कमा रही हो। तुम्हारा अपना घर और लग्जरी कार है। तुम्हारी मनमोहक खूबसूरती तो अलग। वो तुम्हारे जैसे किसी के लिए काफी नहीं है। उसे अपने उस दिन के फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, जब उसने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया। अब जेल से छूटने के बाद शायद वो खुद को तुम्हें सौंप दे। तुम उनके जैसे किसी के लिए बहुत अच्छी हो, मैनेजर। वो तुम्हारे सामने एक नीचा इंसान है। बाकी सेल्स एजेंट्स अनुभवी थे और हालात को जल्दी भाप गए। किरण के बोलने के बाद उन्हें तुरंत उसका इरादा समझ आ गया, इसलिए सबने उसके प्लान में साथ दिया। लक्ष्य ने किरण की छाती पर लगी एम्प्लॉय टैग देखी। वो बेव्यू गार्डन रियल एस्टेट एजेंसी की मैनेजर है। लगता है किरण अपने प्रोफेशन में काबिल है। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ मेरे पास सेल्स एजेंट बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि मेरी उपलब्धियां और कुछ लाख की मासिक सैलरी तुम्हारी अतीत की कमाई के सामने छोटी हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बेहतर कर रही हूँ। किरण ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी ताकि लक्ष्य का तिरस्कार कर सके। लक्ष्य की दयनीय हालत देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिल रही थी। वो हमारे साथियों में सबसे बेहतरीन था, लेकिन अब देखो उसे, ये नियति ही होगी। लक्ष्य ने मुस्कुराया। वाकई, तुम अच्छा कर रही हो। किरण ने दिखाया जैसे उसे अचानक कुछ याद आया। हाँ, सही कहा। इस महीने की 7 तारीख को हमारा हाई स्कूल रियूनियन है। तुम आ रहे हो? अगर आ रहे हो, तो उस वक्त हीन भावना मत लाना। आखिर, दोस्त की सफलता का जश्न मनाना एक गुण है। हाई स्कूल रियूनियन? जरूर, मैं वहां होऊंगा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। ये तो बढ़िया है। किरण की खुशमिजाज मुस्कान उनके अंदर की निराशा को नहीं दिखा रही थी। किरण के विचार में
लक्ष्य सिर्फ अपने पुराने सहपाठियों की चापलूसी करने के लिए रियूनियन में जाना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या तुम यहाँ घर खरीदने आए हो? मुझे डर है कि यहाँ सबसे सस्ता यूनिट भी मैं जितनी छूट और ऑफर दे सकती हूँ, वो भी कम से कम 3 करोड़ का होगा। क्यों न तुम 30 लाख के आसपास के घर देखो? वो तुम्हें अफोर्ड हो सकता है, लेकिन उस कीमत में घर के लिए तुम्हें नॉर्थहैम्प्टन के बाहर देखना होगा। लक्ष्य ने किरण को देखा। नहीं, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ नॉर्थहैम्प्टन में ही घर खरीदना चाहता हूँ। रीना और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। वो कब तक ये नाटक करेगा? किरण भी हंसी। पुराने दोस्त, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, हमारी एजेंसी के तहत प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ पूरी रकम कैश में स्वीकार की जाती है। अगर तुम मॉर्गेज लोन के साथ यूनिट लेते हो, तब भी तुम्हें कई लाख डाउन पेमेंट के लिए देने होंगे। मुझे नहीं लगता तुम अभी इतनी रकम अफोर्ड कर सकते हो। लक्ष्य ने ठंडे लहजे में कहा, मैं भी पूरी रकम कैश में दे रहा हूँ। पूरी रकम कैश में? क्या तुम्हें यकीन है? किरण हैरान थी। वो सिर्फ अपने गर्व की वजह से इतनी बेतुकी बात कह रहा है। मैं देखूंगी कि वो अपनी बात पर कितना खरा उतरता है। आखिर में वो सिर्फ अपनी बेइज्जती कराएगा। फिर मैं इस शर्मनाक वाकये को आज रात अपने हाई स्कूल दोस्तों में फैलाऊंगी। लेकिन लक्ष्य की अगली बात ने सबको हक्का-बक्का कर दिया। मुझे यहाँ का सबसे महंगा यूनिट दिखाओ। हर कोई हैरानी से उसे देखते हुए चुप हो गया। क्या कहा तुमने? सबसे महंगा यूनिट? क्या तुम्हें यकीन है? किरण ने धीमी आवाज में पूछा। नंदिनी ने बेसब्री से डांटा, क्या तुम बहरा हो? वो सबसे महंगा यूनिट चाहता है। किरण को होश आया। सबसे महंगा यूनिट, कहता है? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये घर कैसे चुकाओगे। ठीक है, मेरे साथ आओ। किरण ने भीड़ को रियल एस्टेट मॉडल के पास ले जाकर एक यूनिट की ओर इशारा किया। ये बेव्यू गार्डन का सबसे हाई एंड घर है, जो 500 स्क्वायर मीटर का है। हम तुम्हें मुफ्त अंडरग्राउंड गैराज और स्टोरेज भी देंगे। इस यूनिट की कीमत है 5 करोड़। क्या ख्याल है? किरण ने पूरी जानकारी देने के बाद लक्ष्य को घमंड से देखा। रीना और बाकी लोग लक्ष्य को तंज भरी नजरों से देख रहे थे। अब तुम कैसे चुकाओगे, जब तुमने इतनी बड़ी बात कर ली? लक्ष्य ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, मुझे भी ये ठीक लगता है। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया। किरण ने मन ही मन तंज कसा। ये बयानबाजी के लिए तो ऑस्कर जीत सकता है। सवाल ये है, तुम 5 करोड़ का घर कैसे अफोर्ड करोगे? किरण ने तय कर लिया था कि वो लक्ष्य को यही बेइज्जत करेगी। वो उसे ऐसी जगह धकेलना चाहती थी जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। क्या हम शोरूम देख सकते हैं? ये एक रेडी यूनिट है जिसमें तुम तुरंत शिफ्ट हो सकते हो। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। लेकिन उसे अगले घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी। लक्ष्य ने एक क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे अभी खरीद रहा हूँ। हर कोई सन्न रह गया। क्या? तुम अभी यूनिट खरीद रहे हो? रीना सबसे पहले होश में आई। क्या तुम्हें यकीन है? किरण की आवाज कांप रही थी। लक्ष्य ने कार्ड उसे थमाया। अब शुरू करो, मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। किरण ने कांपते हाथों से कार्ड लिया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वो सेंचुरियन कार्ड है। इस कार्ड की कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती। क्या वो सचमुच ऐसा कार्ड रखने योग्य है? किरण ने अनिश्चितता के साथ पेमेंट प्रोसेस शुरू किया। लक्ष्य ने पासवर्ड डाला और पेमेंट सफल हो गया। उसने एक ट्रांजैक्शन में 5 करोड़ चुका दिए। किरण, रीना और बाकी सेल्स एजेंट सदमे में थे। उसने सचमुच इतना पैसा खर्च करके घर खरीद लिया। वो अविश्वास भरी नजरों से लक्ष्य को देख रहे थे। मेरी काबिलियत के साथ भी मुझे इस रकम को कमाने के लिए 10 साल तक लगातार काम करना होगा। लेकिन लक्ष्य ने इतनी आसानी से ये रकम चुका दी? किरण ने मन ही मन सोचा, लक्ष्य के साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है कि जोया की हालत अभी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि उसने इस घर को खरीदने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा किया। वो अब भी पहले जितना ही सफल है। शायद जेल से छूटने के बाद उसने अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर लिया।
मेरे अनुभव से मैं बता सकती हूँ कि उसकी मौजूदा नेटवर्थ कम से कम 1 अरब से ज्यादा होगी। उसका वर्तमान स्टेटस निश्चित रूप से 6 साल पहले जैसा ही है। किरण को लगा जैसे लक्ष्य से कोई पवित्र चमक निकल रही हो। उसे पहले अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। अगर मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद हमारे बीच कुछ हो सकता था। कम से कम मुझे पता है कि मैं जोया से ज्यादा खूबसूरत हूँ। खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही प्रिंट हो गया। लक्ष्य ने थोड़ा सोचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। मैं इस घर में सिर्फ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ क्योंकि विला जल्दी पूरा होने वाला है। ऐसा करते हैं, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। लक्ष्य ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी हैरान रह गई। उसने धुंधलेपन में कागजों पर साइन किए। तो लक्ष्य ने ये घर असल में मेरे लिए खरीदा। किरण, रीना और बाकी लोग पागल हो रहे थे। उसने यूं ही अपनी साली के लिए 5 करोड़ का घर खरीद लिया। ये आदमी कितना अमीर है? इस ट्रांजैक्शन ने बेव्यू गार्डन के बॉस का ध्यान भी खींचा। वो जल्दी से आया और लक्ष्य के साथ सम्मानित मेहमान जैसा व्यवहार करने लगा। किरण को सिर्फ इस सेल से 1.5 लाख की भारी कमीशन मिली। हालांकि ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी सेल थी। फिर भी किरण के दिल में बहुत कड़वाहट थी। मैंने 10 या 100 अरब का मौका गवा दिया। बेव्यू गार्डन के बॉस मिस्टर अजय ने लक्ष्य को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर गुप्ता। वो छोड़ो, तुम्हें उस औरत को निकाल देना चाहिए। लक्ष्य ने रीना की ओर देखा। दूसरों को नीचा दिखाने की उसकी आदत को सबक सिखाना जरूरी है। रीना फर्श पर लेटकर रोने लगी, लेकिन उसका भाग्य तय हो चुका था। आखिर में बेव्यू गार्डन के सारे कर्मचारी लक्ष्य और नंदिनी को विदा करने के लिए लाइन में खड़े थे। उसने मुड़कर किरण को मुस्कुराते हुए देखा। चिंता मत करो, मैं रियूनियन में जरूर आऊंगा। ठीक है। किरण का मूड निराशा की कगार पर था। क्या मैंने अभी 10 अरब से ज्यादा की नेटवर्थ वाले आदमी को गवा दिया? नंदिनी ने लक्ष्य को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। तो क्या अब मेरा भी एक घर है, लक्ष्य? मैं अभी उस घर में तुम्हारी बहन के साथ रह रहा हूँ। लक्ष्य ने उसे ठीक किया। फिर मैं भी वहां रह सकती हूँ। नंदिनी हॉस्टल से निकलकर उस घर में रहना चाहती थी, क्योंकि वो हर दिन लक्ष्य को देखना चाहती थी। 3 दिन पलक झपकते बीत गए और जोया का बर्थडे आ गया। सबने काम रोककर उसका बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया। इससे पहले कि लक्ष्य जोया को नॉर्थहैम्पटन सिटी सेंटर के रिवॉल्विंग रेस्तरां में अपने डिनर रिजर्वेशन के बारे में बता पाता, काजल ने पहले कहा, किसी ने तुम्हारे लिए एक बर्थडे भोज आयोजित किया है जोया। तुम्हें जल्दी ही एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। वो सही कह रही है। भोज कैंपिंस्की होटल में होगा। अपने माता पिता के रहस्यमयी व्यवहार को भांपते हुए जोया ने कहा, कैंपिंस्की? वो जगह बहुत महंगी है। वहाँ 1 मील की कीमत 10,000 से ज्यादा है। मुझे इतने शानदार बर्थडे पार्टी की जरूरत नहीं। अर्जुन ने समझाया, ये आयोजन हमने नहीं किया जोया, किसी ने अपनी मर्जी से किया है। और हम कैंपिंस्की होटल के सबसे लग्जरी मील की बात कर रहे हैं। एक टेबल रिजर्वेशन की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। ये सुनकर जोया ने अनायास लक्ष्य की ओर देखा। काजल ने ठंडे लहजे में तंज कसा। चिंता मत करो, वो शख्स निश्चित रूप से वो नहीं है। वो तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी आयोजित करने की काबिलियत भी नहीं रखता। नंदिनी सच बताने वाली थी कि रिवॉल्विंग रेस्तरां का रिजर्वेशन लक्ष्य ने किया है, लेकिन लक्ष्य ने उसे रोक दिया। थोड़ी देर बाद जोया के घर के बाहर एक मर्सिडीज बेंज जी रुकी। एक शख्स सफेद सूट में, हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही जोया ने उसे पहचान लिया। ये मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। सुना था वो विदेश में रहने गया था। अर्जुन अंकल, काजल आंटी, आप दिन ब दिन जवान लग रहे हैं। ये कुछ गिफ्ट्स है जो मैं विदेश से लाया। नील ने शिष्टाचार से स्वागत किया। उसने अर्जुन को कुछ लग्जरी वाइन की बोतलें और काजल को महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए। विदेश से आए इन शानदार गिफ्ट से अर्जुन और काजल बहुत खुश थे। ये गिफ्ट्स हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का शानदार विषय बनेंगे। तुलना में लक्ष्य सचमुच एक निकम्मा दामाद है।
उसने कभी हमारे परिवार को कुछ उपयोगी नहीं दिया। तुम हमेशा की तरह खूबसूरत हो, जोया। नील ने तारीफ करते हुए जोया के गालों पर करने की कोशिश की, लेकिन जोया ने सहज रूप से सिर हटाकर उसे टाल दिया। ताली। लक्ष्य जोया और नील के बीच में आ खड़ा हुआ। मुझे खेद है, हम यहाँ इस तरह का अभिवादन नहीं करते। नील ने लक्ष्य को नजरअंदाज किया और जोया से मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, जोया। तुम्हें आज रात मेरा आयोजित सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। जोया ने सिर हिलाया। हाँ, थैंक यू। नील ने नजरें जोया के माता पिता पर डाली। अर्जुन अंकल, काजल आंटी, मेरे माता पिता भी आज रात बर्थडे भोज में शामिल होंगे। हाँ, सचमुच? ये तो बढ़िया है। ये खबर सुनकर अर्जुन और काजल उत्साहित हो गए। हमारे परिवार की बदहाली के बाद हम अपने पुराने दोस्तों से शायद ही संपर्क रखते हैं, खासकर नील के माता पिता से। वो दोनों सरकारी विभागों में प्रभावशाली लोग हैं। उसके पिता दिनेश नाथ वाणिज्य विभाग में उच्च पद पर हैं और शक्तिशाली है, जबकि उसकी माँ पूजा वेब शिक्षा विभाग में नेतृत्व की भूमिका निभाती है। नील के परिवार की पृष्ठभूमि के साथ वो हर किसी के लिए परफेक्ट दामाद है। कोई भी लड़की उसे पाकर खुद को भाग्यशाली मानेगी। हमारा विचार था कि नील और जोया की जोड़ी बनाई जाए, लेकिन दिनेश पहले हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे। ये एक सुनहरा मौका है दिनेश और पूजा के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का, क्योंकि वो आज रात बर्थडे भोज में आने को तैयार है। इस विचार ने अर्जुन को जोश से भर दिया। सबसे अच्छा नतीजा होगा कि नील और जोया एक जोड़ा बन जाए। अर्जुन और काजल ने एक दूसरे को देखकर अपने मन की एक जैसी सोच जाहिर की। लक्ष्य के मौजूद होने से ये मनचाहा नतीजा असंभव हो जाएगा। उम्मीद है जोया अपने लिए समझदारी से सोचेगी। नील की बर्थडे सेलिब्रेशन में की गई मेहनत से साफ है कि वो जोया में इंटरेस्टेड है। नील और जोया के माता पिता बातें कर रहे थे, जबकि लक्ष्य, जोया और नंदिनी चुपचाप उनके बगल में बैठे थे। मैंने विदेश में एक बिजनेस शुरू किया है और कंपनी का भविष्य उज्ज्वल है। नील ने अपने विदेशी अनुभवों का बखान शुरू किया। अर्जुन ने मुस्कुराया। तुम्हें वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, नील। तुम अपने माता पिता के सपोर्ट के साथ पहले ही बहुत शानदार हो। थोड़ी देर बाद एक पासाट कार आई। अर्जुन और उनका परिवार मेहमानों का स्वागत करने दरवाजे पर गए। कार से एक जोड़ा उतरा। वो नील के माता पिता थे। दिनेश ने औपचारिक कपड़े पहने थे, हाथ पीछे बंधे हुए थे। उनकी सलीके से कंघी की गई चमकदार बालों से उनकी सक्षमता और सख्त रवैया जाहिर हो रहा था। उनके बगल में खड़ी पूजा ने तुलनात्मक रूप से कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन सरकारी विभाग में सालों के अनुभव से उनकी शानदार शख्सियत साफ दिख रही थी। स्वागत है, दिनेश, पूजा। अर्जुन ने उत्साह से उनका स्वागत किया। दिनेश ने जोया को देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम जिस इकोलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, वो वाकई एक शानदार उपलब्धि है। मेहनत जारी रखो। जोया ने सिर हिलाया। थैंक यू, दिनेश अंकल। पूजा तुलनात्मक रूप से ज्यादा दोस्ताना थी। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कहा, जोया साफ तौर पर एक काबिल लड़की है। काजल ने पूजा और दिनेश से कुछ तारीफ पाने का मौका लपका और कहा कि वो जब भी हो सके उनकी बेटी की मदद करें। आखिर दिनेश का बिजनेस के क्षेत्र में बहुत रुतबा है। दिनेश ने लक्ष्य को नापसंद भरी नजरों से देखा। बेशक हम तुम्हारी बेटी की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर हम किसी गैर रिश्तेदार की मदद करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सब समझ गए कि दिनेश का इशारा जोया को अपनी बहू बनाने की ओर था। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर हमारे परिवार में कुछ नियम हैं। हमारे सभी परिवारजनों का आचरण और तौर तरीके सही होने चाहिए। पूजा सबको अप्रत्यक्ष रूप से बता रही थी कि अगर जोया लक्ष्य से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ ले तो उसे नाश परिवार में स्वीकार किया जा सकता है। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हम समझते हैं, वरना तुमने नील जैसे शानदार लड़के को कैसे पाला? नील ने कहा, चलो अब समय हो गया है, हमें सीधे होटल जाना चाहिए। दिनेश ने सख्ती से सिर हिलाया।
चलो, रुको। लक्ष्य ने अचानक आवाज लगाई। क्या बात है? तुम्हें कुछ कहना है? सबने एक साथ उसकी ओर देखा। लक्ष्य ने जोया की ओर देखा। जोया, असल में मैंने तुम्हारे लिए एक रेस्तरां में बर्थडे भोज तैयार किया है। मुझे तुम्हें वहां ले चलने दे। काजल ने बेसब्री से कहा। तो क्या? नील ने कैंपिंस्की होटल में भोज आयोजित किया है। वहां एक टेबल की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। मुझे यकीन है तुमने जो जगह बुक की है वो उसकी तुलना में फीकी होगी। नील ने लक्ष्य को शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि जोया तुम्हारे तैयार किए भोज में नहीं जा पाएगी। अगर हम कैंपिंस्की होटल के भोज में नहीं गए तो मुझे 1 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा। मैं तुम्हें वो पैसा दे देता हूँ, शायद कुछ हजार काफी होंगे। दिनेश ने लक्ष्य को असंतुष्ट नजरों से घूरा। लक्ष्य ने नील की मुस्कान का जवाब दिया, मेरा नुकसान तुमसे ज्यादा होगा। ओह, तुमने कौन सा रेस्तरां बुक किया है? मैंने कैंपिंस्की होटल में वीआईपी प्राइवेट रूम रिजर्व किया है, जिसमें न्यूनतम खर्च 1,20,000 है। नील को उत्सुकता हुई। सबने भी लक्ष्य की ओर देखा। मैंने नॉर्थहैम्पटन सिटी सेंटर के रिवॉल्विंग रेस्तरां में रिजर्वेशन किया है, लक्ष्य ने जवाब दिया। क्या? उस रेस्तरां में इच्छित तारीख से 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। साथ ही बेहद महंगी कीमत के अलावा डिपॉजिट भी देना होता है। नील हैरान था। हाँ, मैंने उस रेस्तरां के बारे में सुना है। वहाँ सिर्फ समाज के सबसे अमीर लोग और मशहूर सितारे खाना खाते हैं। एक डिश की कीमत 1 लाख से ज्यादा होना आम बात है, दिनेश ने विस्तार से बताया। नील ने अनिश्चितता के साथ पूछा, तुमने वाकई वहाँ टेबल बुक की है? सिर्फ टेबल नहीं, मैंने पूरा रेस्तरां बुक किया है, लक्ष्य ने बेपरवाही से जवाब दिया। लक्ष्य के इस बेतुके दावे पर हर कोई हंस पड़ा। यहाँ तक कि दिनेश भी अपने किरदार से हटकर तंज भरी हंसी हंसे। क्या कहा तुमने? मेरे कान शायद खराब हो गए। क्या तुमने कहा कि तुमने पूरा रेस्तरां बुक किया है? क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे स्टेटस को छोड़ो, उस जगह को एक दिन के लिए बुक करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? नील जोर से हंसा। काजल और अर्जुन का चेहरा लटक गया। लक्ष्य को हमेशा बाहरी लोगों के सामने हमें शर्मिंदा क्यों करना पड़ता है? कितना नीच इंसान है। क्या तुम्हें अपने इस व्यवहार पर गर्व है? तुम सबकी नजरों में बस एक मजाक हो। इस बार जोया को भी लक्ष्य की बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। मुझे रिवॉल्विंग रेस्तरां के बारे में पता है, जिसका जिक्र लक्ष्य ने किया। सिर्फ भवेश जैसे स्टेटस वाला शख्स ही पूरा रेस्तरां बुक कर सकता है। लक्ष्य अपने आप को समझता क्या है? उसके लिए ये असंभव है। और मुझे शक है कि लक्ष्य अभी लाखों रुपए अफोर्ड कर सकता है। दिनेश ने कहा, तो चलो उस रिवॉल्विंग रेस्तरां को देखते हैं जिसे तुमने बुक किया है। वक्त अभी जल्दी है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम पास में ही कैंपिंस्की होटल जा सकते हैं। ठीक है, चलो रेस्तरां देखते हैं। नील और पूजा लक्ष्य को बेवकूफ बनते देखने को बेताब थे। अर्जुन और काजल के पास बेबसी में उनके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जोया का मूड खराब हो गया। अगर चीजें गलत हुई तो मुझे लक्ष्य से बात करनी होगी। अर्जुन, तुम और काजल हमारी कार में क्यों नहीं आते? नौजवानों को दूसरी कार लेने दो। दिनेश अपने बेटे के लिए मौका बना रहा था। आखिर में जोया और नंदिनी नील की मर्सिडीज बेंज जी में बैठ गए। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे उच्च और शक्तिशाली शख्स को मेरी कार में बैठकर अपना स्टेटस कम करना चाहिए, मिस्टर गुप्ता। तुम्हें टैक्सी लेनी चाहिए। नील ने लक्ष्य से मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कार लो। जोया ने लक्ष्य को अपनी कार की चाबी दी। 3 कारें एक के बाद एक नॉर्थहैम्पटन सिटी सेंटर पहुंची। जोया को बेचैनी होने लगी। नंदिनी के हाथ को पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। वो वाकई लक्ष्य के तैयार किए सरप्राइज की उम्मीद कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर उसे कठोर हकीकत का सामना करने का डर था। नील अचानक रुक गया और लक्ष्य से पूछा, ओह, मैंने सुना है कि रिवॉल्विंग रेस्तरां सफल रिजर्वेशन के बाद ग्राहकों को एक सोने का कार्ड देता है। वो कार्ड रेस्तरां में प्रवेश का पास होता है। दिनेश ने सहमति में सिर हिलाया। वो सही कह रहा है।
रेस्तरां उस कार्ड को रोल्स रॉयस में ग्राहक के घर भेजता है और कार्ड असली सोने से बना होता है। कई सेलिब्रिटीज और करोड़पति उस सोने के कार्ड को अपने स्टेटस के प्रतीक के रूप में रखते हैं। नील ने लक्ष्य को आंखें सिकोड़कर देखा। तुम्हारा कार्ड कहाँ है, मिस्टर गुप्ता? क्या हम इसे देख सकते हैं? दिनेश ने कहा। हाँ, हमने वो कार्ड कभी नहीं देखा। क्यों न तुम हमें दिखाओ? जोया की बेचैनी बढ़ गई। उसने लक्ष्य को देखते ही समझ लिया कि उसके पास वो कार्ड नहीं है। इस रेस्तरां में 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। लक्ष्य 2 हफ्ते पहले जेल से छूटा है। उसने समय पर रिजर्वेशन करने का कोई तरीका नहीं है। नंदिनी भी हकीबक्की थी। हमारे पास वाकई वो कार्ड नहीं है। अर्जुन की नाराज आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास कार्ड है या नहीं? अगर है तो दिखाओ। लक्ष्य ने उदारता से कहा। मेरे पास कार्ड नहीं है क्योंकि मैंने पूरा रेस्तरां बुक किया है। ये टेबल बुक करने से अलग है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो बातें मत बनाओ, नील ने लक्ष्य को बेवकूफ समझते हुए कहा। दिनेश ने बेबसी से सिर हिलाया। ये नौजवान मेरे बेटे की तुलना में कुछ भी नहीं। फिर भी ये 6 साल पहले नॉर्थहैम्पटन के बिजनेस वर्ल्ड का डार्क हॉर्स था। यही उसकी काबिलियत है। मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। दिनेश और पूजा। लक्ष्य ने अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की गंदी आदत कभी नहीं छोड़ी, अर्जुन ने समझाया। पूजा ने बेपरवाही से मुस्कुराया। तो चलो, हमें जल्दी कैंपिंस्की होटल पहुंचना चाहिए। 1 मिनट रुकें। नंदिनी ने सबको जाने से रोका। उसने सुझाव दिया, हालांकि लक्ष्य के पास कार्ड नहीं है, लेकिन हम रेस्तरां में जाकर उसके दावे की पुष्टि कर सकते हैं, है ना? दिनेश ने तंज कसा। जरूर। तो चलो रेस्तरां देखते हैं। सब लोग 88वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। डिंग। जैसे ही लिफ्ट 88वीं मंजिल पर रुकी, जोया को अपने दिल की धड़कनें तेज और बेचैन महसूस हुईं। थप थप थप। लेकिन अगले ही पल, लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही सबके ऊपर रंग बिरंगे चमकीले कागजों की बारिश होने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे सॉन्ग सुनाई दिया। हैरानी की बात थी कि ये गाना एक प्रोफेशनल बैंड बजा रहा था। जोया ने ऊपर देखा और पाया कि पूरे रेस्तरां को उनकी तस्वीरों से सजाया गया था। हर तस्वीर लक्ष्य के साथ बिताए उनके कीमती पलों की याद थी। जगह को फूलों से शानदार तरीके से सजाया गया था। एक चमकता हुआ झूमर फर्श को गर्म रोशनी से नहला रहा था। रेस्तरां के बीचों बीच एक बड़ा, कई मंजिला केक एक गाड़ी पर रखा था। नॉर्थहैम्पटन सिटी सेंटर रिवॉल्विंग रेस्तरां आपको जन्मदिन की बधाई देता है, जोया जी। आप यहाँ बर्थडे भोज आयोजित करने वाली पहली और एकमात्र शख्स है। इसलिए हमने इस दिन को यादगार बनाने के लिए आपके लिए एक स्मृति चिन्ह तैयार किया है। रेस्तरां मैनेजर ने जोया को एक तोहफा सौंपा। उस पल जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना भावुक। ये किसी लड़की के लिए सबसे शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन है। नंदिनी ने जोया को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। दूसरी ओर नील और बाकी लोग सन्न रह गए। जोया, चलो रेस्तरां के और अंदर चलते हैं। लक्ष्य ने जोया का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे के बीच में रखे केक की ओर ले गया। जैसे ही जोया उलझन में थी, लक्ष्य ने उंगलियों से इशारा किया। फुस। कई आवाजें सुनाई दीं। धम। खिड़कियों के बाहर तेजी से आतिशबाजी दिखाई दी। फुस। आतिशबाजी की बौछारें आसमान की ओर छूटीं और रिवॉल्विंग रेस्तरां के अंदर मौजूद लोग इस मनमोहक नज़ारे को पूरी तरह देख सकते थे। आतिशबाजी सबसे अच्छी क्वालिटी की थी, जो ज्यादा देर तक चली और आसमान के बड़े हिस्से को चमकदार चिंगारियों से भर दिया। आखिर में आसमान में 2 बड़े, रंग बिरंगे शब्द सजे, हैप्पी बर्थडे। उस पल नॉर्थहैम्पटन का हर शख्स रात के आसमान में भरे इस शानदार आतिशबाजी शो से मंत्रमुग्ध था। जोया को सब समझ आ गया। ये सारी व्यवस्था मेरे लिए है। आखिरकार लक्ष्य ने जोया के हाथ थामे। जोया, मैं वादा करता हूँ कि अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी रक्षा और तुम्हें प्यार दूंगा। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। जोया ने लक्ष्य को जोर से गले लगाया। अर्जुन और काजल इस दृश्य से भावुक हो गए।
लक्ष्य ने वाकई इस जगह जोया के लिए एक शानदार बर्थडे भोज आयोजित किया। नील और उसके माता पिता के चेहरों का रंग उड़ गया। मैंने कैंपिंस्की होटल में जोया के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन मेरी सारी मेहनत लक्ष्य की व्यवस्था के सामने बिल्कुल फीकी है। दिनेश का चेहरा काला पड़ गया। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वो तुरंत वहां से चला जाए। बर्थडे भोज रात भर चला। अप्रत्याशित नतीजे से परेशान नील ने मामले की जांच शुरू की। मुझे यकीन नहीं कि लक्ष्य में पूरा रेस्तरां बुक करने की काबिलियत है। नाश परिवार के प्रभाव से जांच करना आसान था। कुछ मिनट बाद नील अचानक हंसा। हाँ, अब मैं समझ गया कि क्या हुआ। इस रेस्तरां का युवा मालिक नंदिनी का सीनियर है और वो उसे पसंद करता है। अब मुझे समझ आया कि मिस्टर गुप्ता ने ये जगह कैसे बुक की। ये सब नंदिनी की वजह से है। सबने नंदिनी की ओर देखा, जिसमें जोया भी शामिल थी। नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, ये रेस्तरां मेरे सीनियर के परिवार का है, लेकिन अब। नील ने नंदिनी को अपनी बात पूरी करने से पहले रोक दिया। समझ गया, अब सब समझ आ गया, नंदिनी। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मिस्टर गुप्ता ने इस जगह को सजाने में मेहनत की है। नील की सतही तारीफ वास्तव में लक्ष्य का मजाक उड़ाने की कोशिश थी। उन्होंने बर्थडे भोज की सफलता का सारा श्रेय नंदिनी को दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि लक्ष्य बिना उसकी मदद के रेस्तरां कभी बुक नहीं कर सकता था। लेकिन जोया ने लक्ष्य का हाथ नहीं छोड़ा। तुमने जो भी मेहनत की, उससे मैं भावुक हूँ। जोया के दिल से निकले शब्द लक्ष्य के दिल को संतुष्ट करने के लिए काफी थे। मुझे दूसरों की राय की परवाह नहीं। मैं बस जोया को खुश करना चाहता हूँ। पूरी कहानी सुनकर अर्जुन और काजल की लक्ष्य के प्रति नाराजगी और गहरी हो गई। ये तो बस एक मौका परस्त है। इसके बाद सब बर्थडे भोज में शामिल हो गए। अर्जुन और काजल ने जोया को अपने तोहफे दिए, फिर नंदिनी ने, फिर दिनेश और पूजा ने भी अपने तैयार किए तोहफे सौंपे। नील ने लक्ष्य से सवाल किया, मुझे लगता है तुम्हारा तोहफा भी बहुत कीमती होगा, मिस्टर गुप्ता। मुझे सबके सामने उसकी बेइज्जती करनी होगी। सही कहा। तुमने जोया के लिए कौन सा बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है? काजल की उत्सुकता दब नहीं रही थी। लक्ष्य ने मुस्कुराया। मैं अपना गिफ्ट नहीं लाया, या यूं कहें, मैं वो तोहफा साथ ला ही नहीं सकता। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने कोई तोहफा तैयार नहीं किया, है ना, मिस्टर गुप्ता? नील ने एक नाजुक डिब्बा निकाला और जोया को तोहफा दिया। ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। कार्टियर का ये नेकलेस एक विदेशी राजकुमारी ने पहना था। मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। काजल ने चमकते नेकलेस को देखा। ये तो बहुत महंगा होगा, नील। ज्यादा नहीं, आंटी। बस 8 लाख के आसपास, नील ने बेपरवाह लहजे में कहा। क्या? 8 लाख? हाय भगवान! काजल और बाकी लोग हैरान थे। तुम्हारी नेक भावना के लिए धन्यवाद, नील। लेकिन इतना महंगा तोहफा मैं नहीं स्वीकार कर सकती, जोया ने दृढ़ता से मना किया। लेकिन दिनेश और बाकियों ने उनकी ओर गंभीरता से देखा। तुम नील की नेक नियत को कैसे ठुकरा सकती हो? काजल ने तुरंत जोया की ओर से तोहफा स्वीकार कर लिया। नील ने लक्ष्य को देखा। नंदिनी की वजह से ये वाकई एक शानदार भोज है, मिस्टर गुप्ता। फिर भी तुम जोया के लिए एक तोहफा तैयार कर सकते थे, भले ही सस्ता नेकलेस हो, अपनी सच्ची भावना दिखाने के लिए। पूजा ने मुस्कुराया। खाली हाथ आना और तुम्हारे खास स्टेटस के साथ, ये कुछ अनुचित है। अर्जुन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। काजल को लक्ष्य से और ज्यादा घृणा हो गई। बस करो। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, तो इस मसले पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जोया ने आखिर में माहौल संभाला। भोज खत्म होने के बाद लक्ष्य और जोया टहलने निकले। मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है, लक्ष्य ने अचानक कहा। क्या? जोया हैरान थी। लक्ष्य ने एक चाबियों का गुच्छा निकाला, जिस पर एक लेबल था। अब वक्त है कि हमारा अपना घर हो और हम तुम्हारे माता पिता के घर से बाहर निकलें, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या? बेव्यू गार्डन। लेबल पढ़कर जोया हैरान रह गई।
क्योंकि उसे उस इलाके की महंगी प्रॉपर्टीज का पता था। यहाँ तक कि हरीश सिन्हा भी बेव्यू गार्डन में घर खरीदने का मजाक नहीं करेंगे। चलो, चलकर देखते हैं। लक्ष्य जोया को बेव्यू गार्डन ले गया। हाय भगवान, तुमने क्या किया? जोया पागल हो रही थी। चिंता मत करो, मैंने घर किराए पर लिया है। अगर मैं तुमसे मासिक किराया देने को कहूँ तो क्या कहोगी? लक्ष्य ने मजाक किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जोया इस मजाक पर यकीन कर लेगी। उसकी राय में लक्ष्य निश्चित रूप से ये घर नहीं खरीद सकता। उसने जरूर ये जगह किराए पर ली होगी। फिर भी मैं भावुक हूँ, मैं किराया दूंगी, जोया ने जल्दी से कहा। जोया की रात शानदार रही। वो सोते वक्त भी मुस्कुरा रही थी। सिंह परिवार के घर में जब सबको जोया की शानदार शाम के बारे में पता चला तो हर कोई गुस्से से आग बबूला हो गया। जोया ने अपना बर्थडे नॉर्थ हैम्पटन सिटी सेंटर रिवॉल्विंग रेस्तरां में मनाया। अब वो सचमुच मनमर्जी से पैसे उड़ा रही है। अगर दादाजी की मदद न होती तो मुझे यकीन है वो उस रेस्तरां में घुस भी नहीं पाते। मनीषा ने गर्जना की। हेमंत और फरहान भी असंतुष्ट थे। अर्जुन तो पूरी तरह निराशाजनक है। अगर हमने पहले उनकी मदद न की होती तो वो अब सड़कों पर भीख मांग रहे होते। पिताजी, प्रोजेक्ट मिलने के बाद उन्हें अपने परिवार को भूलने की हिम्मत कैसे हुई? हरीश का चेहरा तन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे खिलाफ भी जाएंगे। अर्जुन और जोया पहले कितने आज्ञाकारी थे। ये सब लक्ष्य की गलती है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसके वापस आने के बाद से सब कुछ कैसे बदल रहा है? मनीषा ने कहा। समीर के चेहरे पर एक खतरनाक भाव उभरा। क्या उन्हें लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को आसानी से चला लेंगे? सपने में हरीश ने समीर को हैरानी से देखा। कोई अच्छा आइडिया है, समीर? समीर की आंखों में दुर्भावना चमकी। जब हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो उन्हें ये प्रोजेक्ट संभालने का हक नहीं। चिंता मत करो, दादाजी। मैं एक माफिया बॉस को जानता हूँ। अगर वो हमारी मदद करने को तैयार हुआ। हरीश ने पूछा, किस बॉस की बात कर रहे हो? सब उसे डॉनी कहते हैं, समीर ने जवाब दिया। ओह, तुम डॉनी की बात कर रहे हो। वो तो कुख्यात है, जिसने कुल्हाड़ी से 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। कहते हैं उसकी क्रूरता और खून की प्यास का कोई मुकाबला नहीं। सुना है डॉनी 3 साल तक लक्ष्य के साथ उसी जेल में था। वो पिछले साल जेल से छूटा। हरीश और बाकी लोग जाहिर तौर पर डॉनी के नाम से वाकिफ थे। ठीक है, तुम इसे संभालो, समीर। पैसे मैं दूंगा। हरीश सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार था। इस वक्त जोया, लक्ष्य और बाकी लोग सिन्हा परिवार की साजिश से बेखबर थे। वेस्ट सिटी इकोलॉजिकल पार्क के प्रोजेक्ट की शुरुआत होने पर जोया खुद कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी करने गई। उनके पास पर्याप्त फंडिंग थी, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन टीम हायर की। उनकी हाई एफिशिएंसी की वजह से कुछ इमारतें पहले ही आकार लेने लगी थीं। उस रात जोया फिर से साइट का जायजा लेने गई, लेकिन वहां सब कुछ तहस-नहस था, जैसे कोई भयानक हादसा हो गया हो। जोया और अर्जुन जल्दी से उस जगह की ओर दौड़े। उन्होंने 2 पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखा। एक तरफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो दूसरी तरफ अनजान गुंडों का एक समूह था, जिनके शरीर पर डरावने टैटू थे। वो सब चाकू और दूसरे हथियार लिए वर्कर्स की ओर